Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss some previous year questions of UGC NET JRF. And earlier I have made two video and I discuss some important questions of UGC NET. And in this video I will cover only 7 or 8 questions and I will explain each questions in detail, so your all doubt will be clear. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेमोरेंडम एसोसिएशन के अकॉर्डिंग नहीं है जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होना चाहिए? पहला है नेम ऑफ द कंपनी एंड स्टेट इन व्हिच इट इज सिचुएटेड। ये सही है, मेमोरेंडम एसोसिएशन को फॉलो कर रहा है। और पहला है द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये भी सही है। मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो है कंपनी का नेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और सारे जो है लायबिलिटी ऑफ मेंबर भी होना चाहिए, तो ये भी सही है। मेमोरेंडम एसोसिएशन को सूट कर रहा है। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, ये भी सही है। तो जो इसका करेक्ट है, जो सूट नहीं कर रहा है, ये है ऑप्शन नंबर 3, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल मैनेजमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, ये एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होता है। ये कंपनी बनाती है और कंपनी इसको अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। और एमओए जो है ये जल्दी चेंज नहीं हो सकता है। तो इसी कारण जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट कंपनी जो है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आएंगे, ये कंपनियां बनाती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एमओए जो है किसी कंपनी के पावर और ऑब्जेक्ट यानी उसके लक्ष्य को मतलब डिस्क्राइब करता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपनी का। एमओए कंपनी एक्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, उसके अधीन होते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आते हैं। मेमोरेंडम को जो है अमेंड इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कर सकते हैं। इसमें एमओए के 6 क्लॉज होते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहा। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं कंपनी के हिसाब से। और एमओए जो है सारे कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, लेकिन पब्लिक शेयर कंपनी जो है केवल ये यूज कर सकती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जगह पे। और अल्ट्रेशन जो है एमओए में सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। और एओए को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम कर सकते हैं एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग के बाद हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना हो तो। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है नाबार्ड का? नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड जो है 1982 में बना था। और नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करती है। कोऑपरेटिव बैंक, और ये रिफाइनेंस प्रोवाइड करती है, मतलब शॉर्ट टर्म और क्रेडिट देती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को और रूरल बैंक को। ये भी सही है, ये फंक्शन होगी नाबार्ड की। सेकेंड है ये इंस्पेक्शन भी करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। और थर्ड है टू प्रमोट रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम अर्बन डेवलपमेंट। यहाँ ये रॉन्ग है, क्योंकि ये रीजनल नाबार्ड जो होता है रूरल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है, इसी कारण ये अर्बन लिखा हुआ है, इसलिए ये इसका फंक्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। और ये सब्सक्राइब से शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब करती है, इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटी में, ठीक है, जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये फंक्शन नहीं होगा नाबार्ड का। इनमें से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल यानी मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है वर्ल्ड बैंक का यानी विश्व बैंक का जब वो ऋण देती है? पहले जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में बना था, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, यूएसए में। और
इसका दूसरा नाम है IBRD भी, इसको IBRD भी बोला जाता है। इसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलके हम से ब्रेटन वुड भी बोला जाता है। तो ब्रेटन वुड एक जगह का नाम है, वहाँ न्यू हैम्पशायर में वाशिंगटन DC में वहाँ मीटिंग हुई थी, इसलिए ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है IMF को और वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक जो है ये डेवलपमेंट कामों के लिए लोन देती है, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये जो है फॉरेन एक्सचेंज के लिए देती है। अगर किसी भी कंट्री का अगर वहाँ फॉरेन रिजर्व कम पड़ गया हो फॉरेन ट्रेड के लिए, उस समय वो लोन प्रोवाइड करती है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर कोई कंट्री फेस कर रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड, उसके बाद करेंसी नहीं है कि वो लोन वो ट्रेड कर पाए अदर कंट्री से, इसीलिए वो फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए IMF लोन देती है। तो इसमें से वर्ल्ड बैंक ने कुछ प्रिंसिपल बनाए हुए, सिद्धांत बनाए हैं कि ये फॉलो करना है इस चीज को लोन देने से पहले। तो इनमें से कहा गया है कौन सा इसमें सिद्धांत नहीं है। पहला है प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ लोन। हाँ, ये सही है क्योंकि वो असेसमेंट करती है। लैंडिंग शुड बी इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट which इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली साउंड होना चाहिए एंड हाई प्रायोरिटी नेचर, या वो सही होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट में किस प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए यह स्पेसिफिक होना चाहिए, और वो सही होना चाहिए कि हाँ ये फिजिबल है, ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। लिखा है लैंडिंग शुड बी इनेबल ए कंट्री टू मीट फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। हाँ, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट को कवर कर सके, उसमें वो एबिलिटी होना चाहिए कि वो पे कर पाए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 ये कहता है बैंक्स डज एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन पर्टिकुलर कंट्री। ये कह रहा है कि किसी दूसरे देश में ये जो कंपनी ले रही है वो दूसरे किसी अदर कंट्री में या पर्टिकुलर कंट्री में वो स्पेंड करेगी, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा इसका आंसर, क्योंकि किसी कंट्री का असेसमेंट करने के बाद वो वर्ल्ड बैंक उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए देगी, ना कि वो कंट्री दूसरे किसी अदर कंट्री में वो फिल करेगी, वो उसका वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो लोन लेगी या लोन ले सकती है। वो वर्ल्ड बैंक किसी अदर कंट्री के लिए नहीं देगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है? पहला है इंटरनेशनल लिक्विडिटी सिर्फ जो है इंटरनेशनल रिजर्व भी होता है, ये बिल्कुल गलत है। सेकेंड है इंटरनेशनल लिक्विडिटी कवर ओनली ऑफिशियल होल्डिंग ऑफ गोल्ड, सही है। फॉरेन एक्सचेंज सही है। SDR एंड रिजर्व पोजीशन इन द IMF, ठीक है, फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। जो SDR होती है ये इसको बोला जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये 1969 में IMF ने स्टार्ट किया था, और इसको SDR का दूसरा नाम है पेपर गोल्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि SDR का दूसरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा पेपर गोल्ड। तो बहुत सारे जो रिजर्व हैं इसमें आ जाएंगे गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, SDR, ये सारे जो है इंटरनेशनल लिक्विडिटी का पार्ट होगा। सो हमारा जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट का एग्जांपल है जिसका मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म के लिए होता है? तो ये कमर्शियल पेपर, ऑप्शन नंबर डी। कमर्शियल पेपर कंपनी इशू करती है जो अनसिक्योर्ड होती है, और कंपनी को जो है शॉर्ट टर्म के लिए फंड की जरूरत होती है, इसलिए ये कमर्शियल पेपर इशू करती है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये बैंक इशू करती है, और ट्रेजरी बिल जिसको टी बिल भी बोला जाता है ये RBI जारी करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में। इनमें से बार्स का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में से फुल फॉर्म क्या है? यह है बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल, ऑप्शन नंबर सी। और ये बार्स जो है बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट है।
बिहेवियरली एंकर रेटिंग यानी बार्स एक मेजरिंग सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉय या ट्रेनिंग को रेट किया जाता है उसका परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न का, उसका व्यवहार को मापा जाता है। और इसका बेनिफिट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है। और इसका बेनिफिट यह है कि ये बहुत इजी होता है यूज करने में, और ये बिहेवियर भी बेस्ट होता है, और ये इम्पार्शियल यानी इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और मैं अप्रॉक्स 200 वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं 200 प्लस एमसीक्यू एक्सप्लेन करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।